चल गया। लो शेरो शेरो प्लीज, फ्री माइंड होके समझना। अपन पढ़ रहे थे, ये गेट लगा दे भाई, फ्री माइंड होके समझना, ठीक है। अपन अध्याय 4 पढ़ रहे थे इतिहास के अंदर, हिस्ट्री के अंदर जो अपनी है ना भारत और समकालीन विश्व, उसके अंदर अपन अध्याय 4 पढ़ रहे थे वन्य समाज और उपनिवेशवाद। फिर अपन ने वन्य समाज पढ़ा था कि वो 1700 से लेकर 1995 तक, 1700 से लेकर 1995 के बीच जो वनों का ह्रास हुआ वो पूरे विश्व का कितना था, 9.3% था। ये पढ़ा था अपन ने। फिर अपन ने पढ़ा था कि सर वन विनाश किसे कहते हैं, तो वनों के लुप्त होने को क्या कहा जाता है, वन विनाश। वनों के लुप्त होने को क्या कहा जाता है, वन विनाश कहा जाता है। और वन विनाश के कारण क्या है, तो अपन ने पढ़ा था एक तो वो जमीन की बेहतरी के लिए, भाई जमीन का हिस्सा बढ़ाने के लिए। दूसरा फिर वो व्यवसायिक खेती वाला पढ़ा था। तीसरा अपन ने चाय और कॉफी वाला पढ़ा था। और चौथा अपन ने रेलवे पढ़ा था। और रेलवे वाला जो कारण था उसमें सबसे ज्यादा वनों को काटा गया था। और वो 1.6 मील बताया, मैंने बताया था ना मील में कितने किलोमीटर होते हैं, तो 1 मील में किलोमीटर होते हैं 1.6 किलोमीटर, मतलब 1600 मीटर। और एक वो बोलते हैं ना, अपने बड़े बुजुर्ग बोलते हैं कोस, 2 कोस से आया हूं, 3 कोस से आया हूं। कोस के अंदर किलोमीटर होते हैं 1.8 किलोमीटर। तो मील के अंदर कितने किलोमीटर होते हैं शेरा, एक अगर मील की बात करूं मैं, 1 मील में कितने किलोमीटर होते हैं, तो 1.6 किलोमीटर। अजी ठीक है, तो ये ध्यान रखना। तो आप अपन ने 1 मील ही पढ़ा था ना, मतलब 3 किलोमीटर भी नहीं है। अगर आप 1.5 किलोमीटर लाइन लगा रहे हो तो आपको कितने पेड़ काटने पड़ते थे, 500 पेड़ काटने पड़ते थे। अभी तुम जहन में सोच भी नहीं सकते हो कि 500 पेड़ कहां से काटूंगा, है ही नहीं ना। तो ये ध्यान रखना। फिर उसके बाद अपन ने ये युद्धों से जंगलों को प्रभावित होने वाले कारण पढ़े थे। हमें वनों की आवश्यकता क्यों होती है, वन प्रबंधन की आवश्यकता क्यों होती है, तो अपन ने पढ़ा था कि वनों से हमें कच्चा माल प्राप्त होता है। दूसरा अपन ने पढ़ा था कि प्रजातियों का संरक्षण रहता है। और तीसरा अपन ने पढ़ा था पर्यावरण का संतुलन रहता है। अब अगला टॉपिक जो था वो था अपना घुमंतु कृषि। कृषि ये कृति नहीं है। ये जो घुमंतु कृषि होती है कहाँ की जाती है, एशिया अफ्रीका और दक्षिण अफ्रीका के अनेक भागों में की जाती है। तो ध्यान रखना, घुमंतु कृषि का सबसे पहला जो टॉपिक है वो क्या ध्यान रखोगे, ये बालों को सही कर, मेरे को आंखें नहीं दिखती तेरी, तो कहाँ देख रहा है, मेरे को पता ही नहीं चलता, ठीक है। तो ध्यान रखना, ये जो घुमंतु कृषि होती है, कृषि एशिया अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका के अंदर की जाती है, या उनके अंदर खेती करने की एक परंपरागत विधि होती है। इसके अंदर क्या किया जाता है कि वनों को साफ कर दिया जाता है, वनों को जलाकर साफ कर दिया जाता है, और जलने के बाद जो राख बचती है उस राख पर क्या कर दिया जाता है, पहली मानसून आते ही बीज डाल दिए जाते हैं, जो कि तैयार हो जाती है, फसल तैयार हो जाती है। अब 2-3 सालों तक वहां फसल कर ली जाती है, और फिर वो फसल क्या हो जाती है, बंजर। वो जो खेती जो जमीन थी वो क्या हो जाती है, बंजर हो जाती है। बंजर होने के बाद किसान क्या करेगा, कहीं दूसरी जगह जाएगा, वहां के जंगलों को काटेगा, और फिर वहां पे वही जलाकर उनको राख बनाएगा, राख में वो वापस बीज लगा के फसल प्राप्त कर लेगा। तो घुमंतु कृषि में क्या होता है कि जो किसान होता है वो घूम घूम कर कृषि करता है। घूम घूम का मतलब होता है कि जहां उपजाऊ जमीन मिलेगी वहीं पे वो खेती करेगा, उपजाऊपन खत्म, वो खेती को छोड़कर आगे निकल जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। तो घुमंतु कृषि जो होती है ना वो स्थायी कृषि नहीं होती है, और इस कृषि के लिए जंगल के कुछ भागों को बारी बारी से काटा और जलाया जाता है। मानसून की पहली बारिश के बाद इस राख में बीज बो दिए जाते हैं, और अक्टूबर नवंबर में फसल काटी जाती है। इन खेतों को घुमंतु कृषि से मिश्रित फसलें उगाई जाती है। लो अब इसके बाद का, ठीक है, वो घुमंतु कृषि वाला कि जिसमें किसान घूम घूम के कृषि करते हैं, ठीक है, वो क्या कहलाती है, अपनी घुमंतु कृषि। अरे घुमंतु कृषि कहलाती है ना। तुम बोलो ऐसे, तुम चुप से मत रहा करो, अपन पढ़ने बैठे यहाँ पे, वही बात है, फिर वही बात है, ठीक है ना, मैं कुछ कहना नहीं चाहता, ठीक है। तो ध्यान रखना, अपन बात कर रहे थे घुमंतु कृषि की। फ्री माइंड होके कोई वर्ड समझ नहीं आया सर मेरे को ये समझ नहीं आया, तुरंत पूछ लेना, ये केवल खड़ा है, इससे कोई लेना देना नहीं आपको, ठीक है ना। तो घुमंतु कृषि में घूम घूम कर खेती की जाती है। यह क्या होती है, दक्षिण अफ्रीका, एशिया और क्या था, सॉरी अफ्रीका और वो एशिया और क्या था, दक्षिण अमेरिका की क्या एक परंपरागत कृषि की विधि है। इसमें जंगलों को काटकर वहां खेती की जाती है। अब घुमंतु कृषि जो होती है, घुमंतु कृषि में कौन सी फसलें उगाई जाती है, मिश्रित फसलें उगाई जाती है। मिश्रित फसलों का मतलब क्या होता है, जैसे अपन लगाते हैं कभी, अभी जैसे चने बाहर रखे, चने जानते हो ना, चने चने चनों के बीच में सरसों का बीज डाला जाता है, ठीक है। और कभी वो मूंगफली, वो क्या कहते हैं उसको, मूंग और चौले की दाल जानते हो ना, वो मूंग और चौले की दाल करते हो तो तिल भी छाट देते हैं बीच में, तिल छाटे ना बीच में। तो ध्यान रखना, ये मिश्रित फसलें किसे कहा जाता है, जब एक ही जमीन पे 2 या 2 से अधिक फसलों को एक साथ उगाया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है, मिश्रित फसलें। और घुमंतु कृषि भी कौन सी फसलों के अंदर आती है, मिश्रित फसलें उगाई जाती है। जैसे भारत और अफ्रीका में क्या उगाया जाता है, जवार बाजरा, अजी होता है जवार बाजरा, अपने मिक्स में भी होता है ना, ठीक है। दूसरा, ब्राजील में कसावा, ब्राजील की कोई फसल होगी कसावा, उसमें पानी बोतल,
मैं कल बैठे बैठे ना विश्व का नक्शा देख रहा था, विश्व का नक्शा 10th क्लास के पीछे बना हुआ है, वो भारत इतना शौक है। मैंने कहा भारत इतना शौक है उसमें, और मैं तो साला यही नहीं घूमा। ठीक है, पहले मेरा सपना था भारत घूमूं, अब सपना है विश्व घूमूं। सपने देखने में अपना क्या जाता है ना। तो ध्यान रखना, भारत और अफ्रीका में तो ज्वार और बाजरा जो है वो मिश्रित फसलों के उदाहरण है। ब्राजील में कसावा, और लेटिन अमेरिका, ये भी अमेरिका जैसे उत्तरी अमेरिका दक्षिण अमेरिका होता है ना, अपने उत्तरी भारत दक्षिणी वो होता है ना, तो वैसे ही उत्तरी अमेरिका के अंदर अन्य भागों में मक्का और फलियां लगाई जाती है। तो यहाँ पे घुमंतु कृषि खत्म होती है अपनी। ठीक है, और भी आएगा तो नोट के अंदर लिखा देंगे, लेकिन क्वेश्चन बनेगा घुमंतु। और ये ध्यान रखना, इतिहास के अंदर चौथे और पांचवें चैप्टर में से ही ज्यादा क्वेश्चन आंसर आएंगे, तो पूरा डीप में पढ़ना है। ठीक है, अगला, और ये मैंने बता दिया था। अब आता है सामीन। ये सामीन कौन है? तो सामीन कोई व्यक्ति है। ठीक है, सामीन क्या है? कोई व्यक्ति है। कहां का व्यक्ति है, इसको क्यों पढ़ रहे हैं अपन, आओ देखते हैं। सामीन का पूरा नाम क्या था? सुरोन्तिकी सामीन। पूरा नाम क्या था सर जी? सुरोन्तिकी सामीन। वह जावा के सागौन के जंगलों में स्थित, कहां के? जावा के। तो सीधी सी बात है, अपने भारत के बाहर की बात हो रही है, जावा की बात हो रही है। जावा के सागौन के जंगलों में स्थित ये रांदू बलानतुंग का रहने वाला था। तो अपने इतना अगर याद भी ना रखेंगे ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इतना सा लिख सकते हो, ये जावा के सागौन जंगलों के रहने वाला था। कहां के? जावा के सागौन के जंगलों में रहने वाला था। ठीक है, अब ये क्यों स्पेशल है? इसने कुछ तो किया होगा, तभी तो अपन पढ़ रहे हैं इसको, वरना मेरे को तो नहीं पढ़ा तुमने। इसने क्या करा? डच का रहने वाला था, तो डच के जंगलों पर राजकीय मालिकाने पर सवाल खड़े किए और व्यापक आंदोलन शुरू कर दिया। इसने कहा कि कोई जंगल सरकार का नहीं है, कोई हवा सरकार की थोड़ी होती है, हवा सरकार की थोड़ी है, तो भगवान की देन है। जंगल सरकार की देन थोड़ी है, वो तो भगवान की देन है ना, आपकी थोड़ी। मतलब प्रकृति भगवान की है, तो आप इस प्रकृति से अगर हमसे पैसे ले रहे हो ना, जैसे आप जंगलों में जा रहे, हम जंगलों से लकड़े ला रहे तो आप हमसे पैसे ले रहे हो, हम खेती कर रहे तो आप उसके पैसे ले रहे हो, तो हम तो भाई ये तो प्रकृति की देन है, आपकी तो कोई देन है ही नहीं ना। तो इसने सरकार से ये सवाल करा, सरकार ने जवाब नहीं दिया, तो इसने आंदोलन खड़ा कर दिया कि ये जंगल पे आपका अधिकार नहीं है, जंगल मनुष्यों का है, मतलब भगवान की देन है, तो ये सबके लिए है, आप इस पे कोई कर या टैक्स नहीं ले सकते हो। तो इसने डच के जंगलों पर राजकीय मालिकाने पर सवाल खड़े किए और व्यापक आंदोलन क्या कर दिया? शुरू कर दिया। 1907 तक 3000 परिवार इसके विचारों को मानने लगे। 1907 तक 3000 परिवार इसके साथ जुड़ गए और उन्होंने भी क्या किया? इसके विचारों को मानना शुरू कर दिया, और सभी ने लगान देना, जुर्माना भरना और बेगार करने से क्या कर दिया? इनकार कर दिया कि हम नहीं करेंगे। अब ये बिल्कुल सही कह रहा है सामीन कि ये आपकी देन नहीं है, ये भगवान की देन है, और भगवान सबके लिए बराबर है, आप कोई स्पेशल थोड़ी हो जो हमसे टैक्स ले रहे हो, हम खेती कर रहे हैं हमसे ही टैक्स ले रहे हो और हमसे ही बेगार करा रहे हो, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इन सब ने, तो सामीन ध्यान रखना, कहा था पूरा नाम सुरोन्तिकी सामीन, जावा के सागौन के जंगलों के रहने वाला था। इसने सरकार से या डच सरकार से कहा कि आपका जंगल पर कोई मालिकाना हक नहीं है, और इसको लेकर सवाल खड़े किए और एक आंदोलन खड़ा कर दिया। और धीरे धीरे 1907 तक कितने परिवार इसके साथ जुड़ गए? 3000 परिवार। उन सभी ने मिलकर क्या कर दिया कि ना तो हम लगान देंगे, जुर्माना भी नहीं भरेंगे, ना तो लगान देते हैं, ना जुर्माना देंगे, और ना ही आपके साथ क्या करेंगे? बेगार करेंगे। तो ये ध्यान रखना, सामीन इसलिए प्रसिद्ध है, क्यों? जैसे अपने यहाँ भी असहयोग आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, दांडी मार्च, असहयोगी हुए थे, तो गांधी जी ने नेतृत्व किया था इनका, तो यहाँ पे नेतृत्व करता कौन थे? सामीन। इसलिए तो यू मान लेना ये वहां के गांधी थे। ठीक है, आओ शेरा इधर आयो, दिव्यांशु भाई किधर भी बैठ जाओ। ठीक है शेरा, क्लियर है? ओके, अब बात किसकी करेंगे अपन? बस्तर का विद्रोह। भाई ये तो कहां का पढ़ा अपन ने? बाहर का पढ़ा, जावा का। तो भारत में तो कुछ हुआ होगा ना, खेजड़ली आंदोलन पढ़ा अपन ने, अमृता वैष्णव पढ़ा था, वो पूरा पढ़ा था ना कि वो जंगलों से लकड़ियों से लिपट गए थे, खेजड़ली वृक्षों से लिपट गए थे। ठीक है, और अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया। तो भारत में भी कुछ आंदोलन हुए, उसमें से एक आंदोलन किसका पढ़ रहे अपन? बस्तर का। अभी बस्तर कहां पे? तो अपने राजस्थान का जो छत्तीसगढ़, सॉरी भारत का जो छत्तीसगढ़ राज्य है ना, किसके अंदर हुआ था? छत्तीसगढ़ जिले, छत्तीसगढ़ जो भारत का कौन सा राज्य है? छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर नामक गांव में कौन सा विद्रोह हुआ? बस्तर का विद्रोह हुआ था। और ये कब हुआ था? 1910 में हुआ था। इसका क्या ध्यान रखोगे? कब हुआ था शेरा? 1910 में। तो बस्तर का विद्रोह कहां हुआ? छत्तीसगढ़ राज्य में। कब हुआ? 1910 में हुआ। क्यों हुआ? तो सीधी सी बात है, अभी तक बिना पढ़ाए भी जवाब दे सकते हो। अपन वन की बात करें तो सीधी सी बात है, वनों को बचाने के चक्कर में कहीं ना कहीं हुआ है। भाई इतना तो कॉमन सेंस है ना अपन में कि अपन वन्य समाज पढ़ रहे हैं, वन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ये आंदोलन भी उसी से बिलोंग करेगा, यहाँ नमक थोड़ी बनाएंगे अपन। ठीक है, तो विद्रोह के कारण क्या रहा? बस्तर का विद्रोह शुरू होने का या क्या रीजन रहा? तो पहला, औपनिवेशिक सरकार क्या होगी प्रिया मैम? औपनिवेशिक सरकार,
जो ब्रिटिश सरकार थी उसको अपन औपनिवेशिक सरकार बोल देंगे। तो जो औपनिवेशिक सरकार ने 1905 में वनों का 2/3 भाग क्या कर दिया था, आरक्षित करने का प्रस्ताव रख दिया था। सरकार ने क्या कहा कि अगर आपके पास 100% जंगल है तो उन 100% पे तो कितने प्रतिशत पर, 2/3। 2/3 का मतलब कितना हो जाएगा सर जी, क्या कहते हैं उसको, 66, मतलब यू मानना 67% वनों पे, ठीक है ना। कितने परसेंट वनों पे, 67% वनों पर किसका अधिकार रहेगा, सरकार का अधिकार रहेगा, ठीक है। इसमें आप नहीं जा सकते, आप केवल किस पे जाओगे, जो बचे हुए है ना आपके पास 23, वो कितने हैं 30, जो भी बचे हुए आपके पास 33 बचे हुए, उसी वनों पे जाओगे। 100% अगर वन होते तो सरकार ने कह दिया कि 2/3 तो हम क्या करेंगे, आरक्षित करेंगे, हम दीवार बना के हम उन पे अधिकार करेंगे, जिसको मंजूरी देंगे वही अंदर जाएंगे, जिसको नहीं देंगे वो नहीं जाएगा। तो सरकार, अब आपको पता है भारत के जो लोग थे वो पहले जंगलों पे और कृषि पे अपना आजीविका निर्भर करते थे, तो यहाँ पे उनकी आजीविका प्रभावित हो जाएगी। तो पहला कारण क्या था बस्तर के विद्रोह का, कि औपनिवेशिक सरकार ने 1905 में 2/3 वनों को आरक्षित करने का प्रस्ताव रखा, जो कि यहाँ के लोगों को पसंद नहीं था, मतलब विचार में नहीं आया। घुमंतु कृषि पर प्रतिबंध लगा दिया, आप घुमंतु कृषि नहीं कर सकते, मतलब घुमंतु कृषि आप जहां आपने यहाँ जो खेती, सॉरी, यहाँ पे खेती कर ली, यहाँ की उपजाऊपन खत्म, फिर दूसरी जगह, तो सरकार ने मना कर दिया कि आप घुमंतु कृषि नहीं करेंगे। लेकिन भाई सरकार अपन करें, मैंने क्या कह रहा हूँ कि भारत की जो आजीविका है ना वो वनों पे और जंगल पे निर्भर थी। अगर आपने कृषि करने से ही बंद कर दिया तो फिर क्या करेंगे भाई। तो दूसरा कारण क्या हो जाएगा कि सरकार ने घुमंतु कृषि पर प्रतिबंध लगा दिया। तीसरा कारण, शिकार करने तथा वन उत्पादों को एकत्रित करने पे प्रतिबंध लगा दिया। अब जैसे कई लोग अपने आते हैं शहद बेचने वाले, तो वैसे पहले लोग वनों से शहद इकट्ठा करते, सूखी लकड़ियां इकट्ठा करते, या कुछ भी घास फूस इकट्ठा करते, जड़ी बूटियां इकट्ठा करते, और उनको बेचकर अपनी आजीविका चलाते थे। लेकिन इन्होंने मना कर दिया कि आप वो इकट्ठा भी नहीं कर सकते, ना शिकार कर सकते हो। तो शिकार करने तथा वन उत्पादों को एकत्रित करने पर प्रतिबंध लगा दिया, किसने, औपनिवेशिक सरकार ने। गांव के लोगों को बगैर किसी सूचना या मुआवजे के गांव से हटा दिया जाता था। जब सरकार का मन किया कि हमें यहाँ पे अपनी क्या कहते हैं, अपना कोई इकाई बनानी है, अपना कोई पॉइंट बनाना है, अपनी कोई छावनी बनानी है, तो बिना सूचना दिए गांव के गांव खाली कर दिए जाते थे। तो लोगों में आक्रोश हो गया था, ठीक है। लोग बढ़े हुए लगान बढ़ा दिया गया। औपनिवेशिक अफसरों के हाथों बेगार तथा चीजों का नियंत्रण निरंतर मांग से क्या हो गए थे, परेशान हो गए थे। वो परेशान हो गए थे औपनिवेशिक सरकार से कि एक तो ये बड़े बड़े ऑफिसर हमसे बेगार करवाते हैं, दूसरा लगान बढ़ा दिया इन्होंने औपनिवेशिक, ठीक है। तो इसलिए वो क्या हो गए थे, धीरे धीरे परेशान हो गए। और इन सब कारणों से क्या, पहला कारण क्या था, 2/3 वनों को आरक्षित कर दिया। दूसरा कारण क्या था, घुमंतु कृषि पे प्रतिबंध लगा दिया। तीसरा कारण क्या था, शिकार करने और वन उत्पादों को एकत्रित करने पे प्रतिबंध लगा दिया। चौथा कारण क्या था कि गांवों को बिना सूचने दिए खाली कर देते। पांचवा कारण क्या था कि लगान बढ़ा दी। औपनिवेशिक जो बड़े बड़े सरकार अफसर होते थे वो हमसे बेगार करवाते थे। तो इन पांचों के पांचों कारणों के कारण अब लोगों में आक्रोश व्याप्त था और उन्होंने क्या कर दिया, विद्रोह करना शुरू कर दिया। इन सब कदमों ने ही अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने के लिए स्थानीय लोगों को मजबूर किया, ठीक है ना। स्थानीय लोगों को क्या कर दिया, मजबूर कर दिया। तो ये था विद्रोह का कारण। कहां हुआ, छत्तीसगढ़ में। कब हुआ, 1910 में। क्यों हुआ, ये पांचों कारण, ठीक है, ओके। अब सर विद्रोह का तो मैंने, चलो लड़ाई तो छेड़ दी मैंने, युद्ध में भाग तो ले लिया मैंने, अब मैं लड़ूंगा कैसे भाई, मैंने कहां से हथियार मंगाए होंगे, कौन कौन लोग मेरे साथ जुड़े होंगे, वो भी तो बताना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे विकास की आंदोलन चला कैसे, तो हर आंदोलन का एक लीडर होता है, तभी वो आंदोलन चल पाता है। जैसे यहाँ पे सामिन था, वैसे यहाँ पे कौन होता है, तो इस विद्रोह का नेता कौन था, नेथानार गांव का गुड़ाधूर। ये जो गांव है बस्तर का कोई गांव होगा, नेथानार गांव, उसका कौन था, गुड़ाधूर। नेथानार गांव का गुड़ाधूर, इसका क्या था सर जी, नेता था। उसको नेता बनाया गया, लीडर बनाया गया, ठीक है। दूसरा, प्रत्येक गांव ने बगावत के खर्चे के लिए कुछ योगदान दिया। अब प्रत्येक गांव ने कहा भाई अब आप युद्ध में लड़ रहे हो तो खाने पीने का खर्चा आएगा, वो खर्चा कहां से आएगा, तो सभी गांवों ने कहा थोड़ा थोड़ा बहुत हम सब दे देंगे, और यूं करके सबके पास पैसे आ गए, तो ये आंदोलन और तेज चला। ये विकास बता रहा हूं कि कहां से हथियार आया, कहां से सामान आया, वो वाला ध्यान रखना। तीसरा, 1910 में गांवों के अंदर आम की टहनियां, किसकी टहनियां, आम की टहनियां, मिट्टी के ढेले, मिर्ची तथा तीर कमानों को घुमाना आरंभ किया गया। भाई मैं अब अभी तो तुम फोन करके कह दो, व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो भाई आंदोलन चालू कर दिया, तू भी करने लग जा। पहले कौन से आंदोलन, फोन थोड़ी थे। तो लोग क्या करते थे, इस गांव के लोग इस गांव के 10-15 लोगों को कहां भेजते थे, दूसरे गांव में। और दूसरे गांवों को पता होता था कि जब आम की टहनी आएगी तो क्या करना है, ठीक है। जब अपने पास ये मिट्टी के ढेले दिख जाएंगे तो क्या, अब भाई खुला प्रचार तो वो कर नहीं सकते ना, अंग्रेज सरकार उनको जेल में डाल देगी।
जब तक वो इकट्ठे नहीं होंगे तब तक खुला प्रचार नहीं कर सकते। तो उन्होंने निशानियां बना ली। 1910 में गांवों में आम की टहनियां, मिट्टी के ढेले, मिर्ची तथा तीर कमानों को घुमाना आरंभ कर दिया। और ये क्या थे, जो कि ग्रामीणों को विद्रोह में आमंत्रित करने का क्या था, संदेश था। लोगों को बताया जा रहा था कि आंदोलन छिड़ चुका है, तुम सब आंदोलन में आमंत्रित हो, आंदोलन के लिए तत्पर रहो। ठीक है। बाजारों को लूटा गया अपने लोगों द्वारा। भाई बाजारों को लूटेंगे तभी तो पैसा आएगा, यहाँ से कितना मांग लेंगे। बाजारों को लूटा, अधिकारी तथा व्यापारियों को घरों को जला दिया गया। आंदोलन कर रहे हैं अभी ये कि हम आंदोलन पे है, हम घरों को जला रहे हैं, हम सरकारी अफसरों को मार रहे हैं, हम ये छावनियां लूट रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। ठीक है। तो ये था विद्रोह का कारण। क्यों किया गया, 5 कारण। कैसे किया गया वो, तो अगर पूछे कि बस्तर का जो विद्रोह हुआ था, बस्तर के विद्रोह का नेता कौन था, तो ध्यान रखना कौन था, नेथा नार गांव का कौन था, गुड़ाधर या गुड़ाधुर। ठीक है, ये ध्यान रखोगे। हाँ, नाम है उसका नेथानार गांव का गुड़ाधुर था। नेथानार गांव है उसका रहने वाला। जैसे मैं किशनगढ़ का सूरज हूं, वैसे ये नेथानार गांव का क्या था, गुड़ाधुर था। प्रत्येक गांव ने बगावत के लिए खर्चा दिया। 1910 में वो आम की टहनियां, मिर्ची, तीर कमाने लेकर घूमना प्रारंभ किया ताकि लोगों को पता चले कि आंदोलन छिड़ चुका है। और चौथा क्या था, बाजारों को लूटा गया, अधिकारों को तथा व्यापारियों के घरों को जलाया गया। ये कारण थे, ये विकास था कि कैसे हुआ। अब सरकार के विरुद्ध करे तो सरकार चुप थोड़ी बैठेगी। भाई आप अंग्रेजों के विरुद्ध ही तो कर रहे हो ना ये आंदोलन, तो अंग्रेज चुप थोड़ी बैठेंगे। तो उन्होंने भी कुछ ना कुछ किया। उन्होंने क्या करा, सेना भेजी। जहां आंदोलन हो रहा है वहां का भेज दिया, सेना। अब जैसे सपोज अपन यहाँ पे एक अपन आदिवासी है, अपन एक छोटे से टापू पे या यूं मान सकते हैं अपना कोई कैंप है, वहां पे रह रहे। अब सेना आ गई, चारों तरफ से घेर लिया। अब मैं कोई लीडर हूं, सपोज मैं शिवर का लीडर हूं, मैं जाके बात करूंगा कि नहीं नहीं हम गलती हो गई, हम नहीं करेंगे, या जो भी ये बात होगी। लेकिन अंग्रेजों ने कोई बात करने का मौका नहीं दिया, चारों तरफ से घेर लिया और सीधा क्या चलाना शुरू कर दिया, गोलियां चलाना शुरू कर दिया। हम तीर कमान लेके घूम रहे, वो बंदूकें लेके घूम रहे, तो सीधी सी बात है हारना था। ठीक है। तो अंग्रेजों ने बगावत को दबाने के लिए सेना भेजी, आदिवासियों के शिविरों पर गोलियां चलाई गई, ये उन्होंने किया। दूसरा क्या किया, गांव में बगावत में भाग लेने वाले गांव को सजा दे दी। अब ये तो शिविर में क्या आदिवासी लोगों ने किया, ये आदिवासी लोगों ने क्यों किया भाई, आदिवासी लोग क्यों आए यहाँ पे, ये आंदोलन गांव के वनों के लिए, तो वनों में आदिवासी रह रहे। ठीक है। दूसरा, गांव के लोगों भी नहीं, गांव के जो लोग थे वो भी इस विद्रोह में भाग लेते, और वो जो इस विद्रोह में भाग लेते तो सरकार को जब पता चलता है तो वो उनको भी क्या कर देती है, सजा दे देती है। ठीक है शेरा, तो ये ध्यान रखना। इसको कर दे बंद, कर दो दरगाह साहब। राज्य के अंदर किसके द्वारा किया गया, आदिवासियों के द्वारा। क्यों किया गया, वो 5 कारण पड़े थे। क्या हुआ फिर, विकास कैसे हुआ, तो विकास में वो गुड़ाधर को ध्यान रखना, गुड़ाधुर, इसको विशेष ध्यान रखोगे। और क्या ध्यान रखोगे, फिर अंग्रेजों ने भी दबाया, मतलब अंग्रेजों ने दमन कैसे किया गया। अब इसके परिणाम, भाई आपने आंदोलन किया, अंग्रेजों ने आपका दमन किया, आपने इतना विकास किया, कुछ तो रिजल्ट निकला होगा ना। तो और रिजल्ट क्या निकलता है, और वो जो अपने दमन पढ़ रहे थे ना, कि अंग्रेजों ने क्या किया था, शिविर को घेर कर वहां पे गोलियां चलाई, गांवों में जिन्होंने बगावत का सपोर्ट किया था उसको सजा दी गई। और तीसरा क्या दमन किया उन्होंने, अंग्रेजों को फिर से नियंत्रण करने के लिए कितने महीने लग गए, 3 महीने के लिए। मतलब इस आंदोलन को पूरी तरह से दमन करने के लिए, इस आंदोलन को पूरी तरह दबाने के लिए अंग्रेजों को कितने महीने लग गए, 3 महीने लग गए। परंतु वे गुड़ाधुर को क्या नहीं कर पाए, कभी पकड़ नहीं पाए। आपको पता है चंद्रशेखर आजाद के बारे में, चंद्रशेखर आजाद जो भी है ना, कई युवाओं की वो है प्रेरणा है, कई युवा उनकी तरह बनना चाहते हैं। क्यों बनना चाहते हैं, क्या ऐसा उनमें स्पेशल चंद्रशेखर आजाद में, एक तो उन्होंने सरकार के खिलाफ, जो औपनिवेशिक सरकार थी उनके खिलाफ कई आंदोलन करवाए, कई आंदोलन में हिस्सेदारी भी की। लेकिन कहा उन कसम खा रखी थी कि अंग्रेजी सरकार के हाथ में मैं कभी नहीं आऊंगा, और मरते दम तक जो अपनी शर्त थी, अपनी जो जबान थी ना, उस पर वो कायम रहे। और ध्यान रखना, वो अंग्रेजों ने उनको पकड़ा तो सही, लेकिन जिंदा कभी नहीं पकड़ पाए, उन्होंने खुद को गोली मार ली जब वो पकड़ में आए थे। देखा होगा ना आपने, तो मूवी वूवी में देखते हो। तो इसलिए जो लोग है ना, वो चंद्रशेखर जैसा बनना चाहते हैं कि गुलामी नहीं करनी। वो कहते हैं ना, जिएंगे तो 23 साल जिलेंगे, मतलब अगर जिएंगे तो 23 साल जिलेंगे, लेकिन शेर की तरह जिएंगे। तो वही वाली बात थी चंद्रशेखर सर की भी। सर क्या, वो तो महान आदमी थे। अंग्रेजों को फिर से नियंत्रण करने के लिए 3 महीने लगे, परंतु वह गूढ़ाधर को नहीं पकड़ पाए। तो ये ध्यान रखना, राजस्थान का चंद्रशेखर, ये कौन है, राजस्थान का चंद्रशेखर। ठीक है। तो वो गूढ़ाधर को कभी नहीं पकड़ पाए, और आज दिन तक नहीं पकड़ पाए। सीधी सी बात, उसको यमराज ने पकड़ लिया, है ना। अब रिजल्ट क्या रहा, बाबूजी आपने आंदोलन करा, गूढ़ाधर को नेतृत्व बनाया, गूढ़ाधर गांव में बैठा था, उसको आपने आंदोलन का नेता बनवा के गांव से बाहर भगवा दिया, वो अभी तक पकड़ में नहीं आया। तो क्या हुआ,
आरक्षण का कार्य कुछ समय के लिए स्थापित कर दिया गया। आरक्षित कर रहे थे ना वनों को 2/3, इसके लिए आंदोलन किया, तो उस आरक्षण के कार्यों को अंग्रेजों ने क्या कहा, थोड़े दिन के लिए बंद कर देते। आरक्षित करने वाला क्षेत्र 1910 से पहले की योजना से लगभग आधा रह गया था। 1910 से पहले कितने प्रतिशत वनों को आरक्षित करना था, 2/3 वनों को आरक्षित करना था। अब कितना करेंगे, केवल वो 50%, केवल कितने वनों को आरक्षित करेंगे, आधे वनों को आरक्षित करेंगे। ये परिणाम है इस आंदोलन के। इस विद्रोह ने अन्य कबीले के लोगों को भी ब्रिटिश सरकार की अन्यायपूर्ण नीतियों के विरुद्ध बगावत करने के लिए प्रोत्साहित किया। अब जो दूसरे कबीले के लोग थे, जो दूसरे आदिवासी लोग थे, उनको भी क्या मिली, प्रेरणा मिली कि जब वो अन्यायपूर्ण, जो अंग्रेज सरकार जो अन्याय उनके साथ कर रही है, उनके खिलाफ वो अगर आवाज उठा सकती तो हम क्यों नहीं उठा सकते, हम भी तो खाना खाते। तो ये ध्यान रखना, इस आंदोलन ने, बस्तर के आंदोलन ने छत्तीसगढ़ के साथ साथ वहां आसपास के जो राज्य थे, वहां पर रहने वाले आदिवासी कबीलों को भी क्या दी, प्रेरणा दी कि अगर आपके साथ अन्याय हो रहा है तो आप भी क्या कर सकते हैं, आंदोलन कर सकते हो। ठीक है, तो ये इसके परिणाम थे। और बस्तर का युद्ध यहाँ पे, ये जो बस्तर का परिणाम है ना, वो यहाँ पे खत्म, ये बस्तर का क्या था, ये युद्ध जो था वो यहाँ खत्म होता है। उसके बाद आता है अगला, खेती के विस्तार। जो अगर क्वेश्चन आया हुआ है, खेती के विस्तार को किसका सूचक माना जाता है, भाई खेती बढ़ती जा रही है तो इसको किसका सूचक माना जाता है, विकास का सूचक माना जाता है कि आप विकास कर रहे हो। खेती बढ़ती जा रही है, पहले आपने 2 बीघा में की, फिर 4 बीघा में कर रहे हो, खेती बढ़ती जा रही है, तो जब खेती बढ़ती जाती है तो उसे किसका सूचक माना जाता है, विकास का। और विकास कब होगा, जब वनों को काटोगे तभी तो हो रहा है ना। तो ध्यान रखना, जो खेती होती है उसे विकास का सूचक माना जाता है, परंतु वनों की क्या होती है, कमी होती है। दूसरा, स्लीपर किसे कहते हैं, तो रेल की पटरी के आर पार लगे लकड़ी के तख्ते, वो देखोगा ना लकड़ी के तख्ते, अभी तो वो सीमेंट के या कंक्रीट के लगाए जाने लगे, तो रेल की पटरी के आर पार लगे लकड़ी के तख्ते जो पटरियों को उनकी जगह पर रोके रखते हैं, क्या कहलाएंगे सर जी, स्लीपर कहलाते हैं। और मैंने आपको बताया भी था, 1 मील के लिए 1 किलोमीटर, ये 1 मील के लिए कितने चाहिए थे, 1760 से 2000 स्लीपरों की आवश्यकता होती थी। और जिसके लिए कितने पेड़ों को काटा जाता था, 500 पेड़ों को काटा जाता था। और पूरे भारत में 28,000, कितना था वो, 25,500 किलोमीटर तक की ट्रेन लाइन बिछाई गई थी उस समय में। अभी तो फिर भी कंक्रीट का यूज लिया जा रहा है, फिर भी कहीं देखोगे ना तो पुराने जहां पे ना, वहां अभी भी लकड़ी के मिलते हैं तुम्हें, पुराने जो पहले थे। अगला, भारत का पहला वन महानिदेशक, जो वनों का जैसे अपना होता है सिटी का, जैसे सीएम तो होता है ना अपना, एसडीएम बोलते हैं अपन, डीएम बोलते हैं, वैसे ही वनों का वन महानिदेशक कौन था, पहला, भारत का पहला वन महानिदेशक, मतलब वन के लिए जो नीतियां बनाएगा, वन के लिए जो कानून बनाएगा, वो कौन था, जर्मन विशेषज्ञ डायट्रिच बेड्रिस। डायट्रिच बेड्रिस जर्मन का रहने वाला था, जर्मन का विशेषज्ञ था, और कौन था, डायट्रिच बेड्रिस। ठीक है, अगला, इंपेरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना 1906 में कहा की गई, देहरादून में की गई। इंपेरियल फॉरेस्ट रिसर्च, ये कोई है इकाई है, तो इंपेरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना 1906 में देहरादून के अंदर की गई। और तुम देहरादून जाओगे ना, देहरादून मैंने बताया था माय फेवरेट पैलेस, हरिद्वार के आगे जाओगे देहरादून आएगा, ऋषिकेश आएगा, ऋषिकेश से आगे देहरादून आएगा। और वहां तुम अगर वो टुक टुक, वो ऑटो जो रहता है ना, उसको टुक टुक बोलते हैं, उसमें अगर बैठ के जाते हैं ना, तो वहां आज भी तुम्हें वो बोर्ड लगे हुए दिखेंगे कि सावधान, अपनी गाड़ी से बाहर ना निकले, यहाँ पे जो शेर है ना, जीव जंतु, वो आते जाते रहते हैं। तो मतलब वहां पे जंगल अभी वहीं बचे हुए, पहाड़ी क्षेत्रों में ही जंगल देखने को मिलेगी आपको, यहाँ तो कुछ है नहीं। तो ध्यान रखना, ये देहरादून बहुत इंपॉर्टेंट है, वनस्पतियां बहुत ज्यादा पाई जाती है। तो इंपेरियल फॉरेस्ट रिसर्च ऑफ इंस्टीट्यूट की स्थापना 1906 में कहा की गई, देहरादून में। फिर अब अपन तो अपनी हैसियत के हिसाब से बात करते हैं भारतीय वन अधिनियम की। भारत ने, जो भारत की सरकार है, उसने वनों के लिए कब अधिनियम बनाया, तो उसने कब बनाया था, 1865 में। तो भारतीय वन अधिनियम, भारत के वनों की सुरक्षा के लिए जो अधिनियम बनाए गए थे, वो कब बनाए गए, 1865 में। लेकिन इसमें 2 बार संशोधन हो गया, इसको 2 बार सुधारा गया। पहली बार कब सुधारा गया, 1878 में, और दूसरी बार कब सुधारा गया, 1927 में। तो भारतीय वन अधिनियम 1865 में लागू किया गया, तथा इसे प्रथम बार 1878 में और दूसरी बार 1827 में संशोधित किया गया, 1927 में संशोधित किया गया। अगला, 1878 के अधिनियम के अनुसार जंगलों को कितनी श्रेणियों में बांटा गया, 3 श्रेणियों में। पहले जंगल को बोल दिया आरक्षित, दूसरा सुरक्षित, और तीसरा ग्रामीण। तो ध्यान रखना, 1878 के अधिनियम के अनुसार वनों को कितनी श्रेणियों में बांटा गया था, भारत के अंदर की बात कर रहा हूं, तो 3 में, आरक्षित, रक्षित, और कौन सा था, ग्रामीण, वो सॉरी आरक्षित, इसे रक्षित या सुरक्षित, और तीसरा कौन हो जाएगा, ग्रामीण। अब सर आरक्षित वन किसे कहते हैं, तो आरक्षित वन वो होते हैं जिसमें आपकी आवाजाही नहीं हो सकती, आप जा ही नहीं सकते, बिना मंजूरी के आप जा नहीं सकते, और ना ही आप वहां से कुछ ला सकते हो। तो ध्यान रखना, सबसे अच्छे जंगलों को क्या कहा जाता है,
आरक्षित वन। अब वहां से कुछ ला नहीं रहे हो तो वो जंगल साफ सुथरे रहेंगे, सीधी सी बात है, आपको जाने नहीं दे तो साफ सुथरे रहेंगे। तो ध्यान रखना, अभी अपने जाओ यहाँ पे, कहीं क्या पड़ा है, कहीं क्या पड़ा है, वो समझ गए, कहीं क्या पड़ा है, कहीं क्या पड़ा है। तो ध्यान रखना, सबसे अच्छे जंगलों को आरक्षित वन कहते हैं, और गांव वालों को इन जंगलों में अपने उपयोग के लिए कुछ भी नहीं ले सकते, ना तो वो इसमें जा सकते हैं, ना उपयोग के लिए कुछ ले सकते। तो ध्यान रखना, सबसे अच्छे वनों को क्या कहा जाता है? आरक्षित वन कहा जाता है। वैज्ञानिक वानिकी किसे कहा जाता है? तो ये वैज्ञानिक वानिकी क्या होता है कि एक जो पेड़ पुराना हो चुका है, जो सूख चुका है, अब उसका कोई मतलब नहीं है, उस पेड़ को वहां से निकाल लेंगे और उसी की जगह दूसरा पेड़ लगाना, एक पेड़ को वहां से निकालकर उसकी जगह दूसरा पेड़ लगाना क्या कहलाएगा? वैज्ञानिक वानिकी। वन विभाग द्वारा पेड़ों की कटाई का तरीका जिसमें पुराने पेड़ को काटकर उसकी जगह नए पेड़ लगाए जाते हैं, वैज्ञानिक वानिकी कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे? वैज्ञानिक वानिकी कहलाती है। ठीक है मैम, ओके। अगला आता है भारत में घुमंतु कृषि। घुमंतु कृषि के कई नाम है भारत के अंदर, कहीं पे इसको दया कहा जाता है, कहीं पे पेंदा कहा जाता है, कहीं पे बेबर कहा जाता है, कहीं पे नेवड़ कहा जाता है, कहीं पे झूम कहा जाता है। झूम कृषि, घुमंतु कृषि एक ही होती है। कहीं पे पोडू कहा जाता है, कहीं पे खदांद कहा जाता है, और कहीं पे कुमरी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये घुमंतु कृषि के जो ना वो नाम है। क्लियर है सर जी? ओके, कल ये चैप्टर अपन कंप्लीट करा देंगे। ओके बॉस।